प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। बड़ी खबर, सुबह मंदिर भ्रमण के दौरान सीएम ने गौ सेवा की है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार भी लगाया है। प्रदेश के आसपास के जिलों से आए सैकड़ों फरियादी आज पहुंचे हुए हैं। सीएम ने सभी फरियादियों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी है। मौजूदा अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आज गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। गौ सेवा भी आज मुख्यमंत्री ने की है। गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। मुख्यमंत्री आज फरियादियों का उन्होंने शिकायत भी सुना है, निस्तारण का आदेश भी जारी कर दिया है। तो जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर में होते हैं तभी फरियादियों का शिकायत सुनते हुए नजर आते हैं। और आपको बताते चले कि गौ सेवा भी करते हुए नजर आते हैं, जो कि तस्वीरें भी सामने आ गई है। मुख्यमंत्री गौ सेवा कर रहे हैं और फरियादियों का शिकायत भी सुन रहे हैं। मौके पर आदेश भी दे रहे हैं अधिकारियों को कि जल्द इसका निस्तारण भी किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाह विवाद का ये पूरा मामला है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर पर आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाह के इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है याचिका पर। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, दलीलें किस तरह की होंगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला सुनाता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर सुनवाई है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शहीद गाह विवाद का ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज अपना 69वां जन्मदिन मनाती हुई नजर आएंगी। बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे से बसपा के सुप्रीमो पीसी करती हुई नजर आएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि पुस्तक विमोचन भी करेंगी। मेरे संघर्ष में जीवन, वो बसपा मूवमेंट का सफरनामा, इस बुक का विमोचन करेंगी। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का ये विमोचन होने वाला है। पार्टी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस भी मनाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से। मायावती आज अपना 69वां जन्म दिवस मनाती हुई नजर आएंगी और इस मौके पर एक पुस्तक का विमोचन करेंगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में यह पुस्तक होगा, जिसका वो विमोचन करेंगी। पार्टी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब से कुछ ही देर बाद पीसी करती हुई भी नजर आएंगी मायावती। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड ने अपनी चपेट में ले रखा है। जहां एक ओर गलन भरी सर्दी से लोग बेहाल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के चलते सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। वहीं इसी के चलते फ्लाइट और ट्रेनों के लेट होने से हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज भी किया गया है। तस्वीरें कुछ इसी तरह की बयां करती हुई, सामने से कुछ भी दिख नहीं रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आपको बताते चलें कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। हाईवे पर जो वाहनों की रफ्तार है वो पूरी तरह से धीमी पड़ गई है कोहरे के चलते, और विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर का प्रकोप हर जगह देखने को मिल रहा है।
तो जो ये सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है और जो वाहन की रफ्तार है वो धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। बर्फीली हवाओं से ये जो सर्दी है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग भी दिख रहे हैं। जगह जगह पर प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की भी तैयारियां की गई हैं ताकि जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं वो रैन बसेरों का सहारा ले सकें और इसी सहारे से अपनी सर्दी को काट सकें। तो मौसम विभाग का अलर्ट और प्रशासन की तैयारी चुस्त दुरुस्त देखी जा रही है। तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव शुक्ला भी जुड़े हैं। गौरव शुक्ला, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या, कुछ किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन, क्योंकि कड़ाके की ठंड भी है और विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से नए विकसित हो रहा है पश्चिमी विभव के चलते मौसम करट ली है और वहीं जो है गलन बढ़ी है, क्योंकि सर्द हवाओं के साथ जिस तरीके से गलन बढ़ी है और मौसम विभाग ने भी लगभग 16 ऐसे जिले हैं जहां पर गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है, तो वहीं 18 जिले ऐसे भी हैं जहां पर घने कोहरे की चादर देखने को मिलेगी। हालांकि कानपुर के हाथ में धुंध नहीं छाई है, लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसके चलते गलन बढ़ी है और लोग जो है बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं और अपने घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि जिला जी प्रशासन लगातार क्रियाशील है और वो लगातार निरीक्षण के माध्यम से जगह जगह अलाव की व्यवस्था तो किए हुए है, लेकिन इस सर्द हवाओं में जो लोगों की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी जिस तरीके से अब तक के दिनों में पहले और सर्दी के साथ दोपहर के बाद जो धूप निकलती थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत होती थी, लेकिन अब जब पश्चिमी विक्षोभ को विकसित होने के बाद मौसम ने करवट ली है तो कहीं ना कहीं आज जो है वो धूप के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं और जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। हवाएं लगातार सर्द चल रही। जी गुफ्तु अमन त्यागी के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। अमन, क्या तस्वीरें वहां की, ठंड भी है और विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है, प्रशासन की तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि कोहरे भी लगातार देखने को मिल रहा है और सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ चुकी है। बात की जाए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर बसेरे भी जो है प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं और जिला प्रशासन जो अधिकारी है और सदर एसडीएम यहाँ पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कहीं कोई गरीब जो है ठंड में ना रहे, खुले आसमान के नीचे ना रहे, उनको कंबल भी वितरण कर रहे हैं। बात की जाए विजुअलिटी की तो यहाँ पर विजुअलिटी काफी कम देखने को मिल रही है और एक्सीडेंट का इसमें ऐसे में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से अपने इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन आज से जो है जो कक्षा 1 से और 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके भी स्कूल खुल गए हैं और जो नौकरी पर जाने वाले जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा लगातार यहाँ पर है जो दिखाई हुई है। ऐसे में अस्पतालों में ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो भी बढ़ गई है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस की दिक्कत है, खांसी की दिक्कत है, वो भी यहाँ पर जो है अस्पतालों पर ओपीडी उनको लगाकर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से जो पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिनको सांस की बीमारी है वो मास्क का इस्तेमाल करें और घर से कम निकले। जी, गौरव शुक्ला, आपके पास आते हुए, वहां पर जिस तरह से ठंड पड़ रही है कानपुर देहात में, किसानों को, अगर किसानों को लेकर ये ठंड की बात करें तो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है? देखिए, कानपुर देहात जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र ग्रामीण अंचल है, तो यहाँ पर किसान खेती पर ही आधारित है, निर्भर है। और जी जिस तरीके से ये घने कोहरे और पाले की संभावना नजर आ रही है लगातार फिर रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं जो अरहर की फसल है, जो लाही की फसल है और आलू की फसल है उसमें किसानों को नुकसान होता नजर इस वजह से भी आ रहा है, क्योंकि जब पाला गिरता है तो उनके जो पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है और उससे नुकसान होता है। तो जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पाला गिर रहा है वो किसानों के लिए नुकसान जरूर साबित हो रहा है, लेकिन हल्की जो ठंड है
ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, और इससे जो है गेहूं की फसल का जो मुनाफा है वो किसानों को बढ़ता है, क्योंकि फसल है वो इस ठंड के मौसम में अच्छी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, अमन त्यागी के पास चलेंगे। अमन, स्कूली बच्चों की अगर बात कर ले तो इस कड़ाके की ठंड में जिस तरह से कई जगह पर स्कूल के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि 1 से 5 तक स्कूल को ओपन किया ही नहीं जाएगा, लेकिन हापुड़ की क्या स्थिति है? प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है स्कूल को लेकर के? बिल्कुल देखिए, बता दूं कि कल तक जो है 1 से 8 तक यहाँ पर छुट्टी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से छुट्टी की गई थी, डीएम की तरफ से छुट्टी की गई थी। लेकिन जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो प्रशासन इसके बारे में आगे सोचना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह को जो स्कूल टाइमिंग है वो पूरा वही है। तो लेकिन धुंध जो पड़ रही है कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफी इसका असर देखने को मिलेगा। और जो है बच्चों का इसके यही कहना है कि जो ठंड ज्यादा पड़ती है तो उससे जो है बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए प्रशासन उस तरफ ध्यान देना चाहिए। कानपुर देहात की अगर बात कर लें तो कानपुर देहात में गौरव किस तरह की प्रशासन की तैयारी है? रैन बसेरा की अगर बात कर लें, अलाव का व्यवस्था है वहां पर कि नहीं? क्योंकि कड़ाके की ठंड हर जगह पड़ रही है, प्रशासन हर जगह मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन कानपुर देहात की क्या स्थिति? देखिए, इस पूरे मामले पर अपर जिलाधिकारी केशव गुप्ता ने खास नजर रखी हुई है, और तमाम नगर पंचायतों में जो चिन्हित स्थान है वहां पर लगातार अलाव चल रहे हैं, और जो रैन बसेरे हैं उनकी भी सुगम व्यवस्था की गई है। ठहराव को लेकर के किसी तरीके की ऐसी समस्या नहीं है कि अगर कोई यात्री देर रात नगर पंचायत क्षेत्र में या जिले के किसी कोने पर रुकता है तो उसे रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए नगर पंचायत की टीमें और जो कर्मचारी हैं वो भी लगाए गए। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात करी जाए, जो ग्रामीण अंचल की बात करी जाए, तो वहां पर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा अभी तक इस तरह की कोई तस्वीरें नजर नहीं आई है कि वह अलाव जलवा रहे हो जिससे लोगों को राहत मिल रही हो। नगर पंचायत और जिला प्रशासन मुस्तैद जरूर है, सख्त जरूर है, लेकिन ग्रामीण अंचल में तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। और रही बात अगर विद्यालय की बच्चों की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर रखे थे कि 13 जनवरी तक सर्द हवाओं के चलते और ठंड के चलते विद्यालय बंद रहेंगे, तो जिस तरीके से 4 रोज से लगातार दोपहर के बाद धूप देखने को मिल रही थी, और इसके चलते अभी तक छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई और आज विद्यालय भी खुले हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम की करवट होगी और देर रात बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान देगा, और हो सकता है संभावना इस बात की भी है कि छुट्टियां भी बच्चों की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो आज सर्द हवाएं चल रही हैं इससे कहीं ना कहीं सीधा असर बच्चों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों पर ही इस सर्दी का असर भी दिखाई देता है। जी खुशबू जी, हमारे साथ टीएन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें किस तरह की निकल करके सामने आ रही है? देखिए, अभी क्या है, हम लोग तो हजरतगंज इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ स्थिति क्या है कि अभी धुंध का हल्का सा असर है, काफ़ी कुछ धुंध चढ़ चुकी है। लेकिन जहाँ तक पूरे यूपी आसपास के इलाकों की बात है तो रात भर कोहरे की स्थिति खराब थी। आज स्कूल कॉलेज भी खुल गए तो छोटे बच्चे भी सुबह परेशान हुए। पूरे शहर में इस समय ट्रैफिक का जाम है। क्यों स्थिति क्या है कि जो है लोगों का गुजरना, उससे गाड़ियाँ ज़्यादा निकल गई तो लोगों का सड़क हर चौराहे पर जाम ही जाम लगा हुआ है। तो ये स्थिति यहाँ पे है। और ठंड का असर देखिए अभी चलेगा। ट्रेनों की स्थिति क्या है, आज करीब 26 ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 10 घंटे तक लेट चल रही हैं। 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। 17 फ्लाइट जो है 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक लेट चल रही हैं। तो मौसम का असर प्रॉपर है। कोहरा रात भर पड़ने से इसका असर अब दिखाई दे रहा है। और अभी 2 दिन कम से कम जो है ये ठंड रहेगी, क्योंकि जो पहाड़ों पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो इधर ठिठुरन जो है इसीलिए वजह बढ़ी हुई है। जी टीएन मिश्रा जी, स्कूल आज जैसा कि आपने बताया कि खोल दिए गए हैं, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, क्या प्रशासन एक बार फिर से स्कूल को बंद करने के लिए सोचेगा? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 से 5 क्लास की क्लासें फिर से ओपन कर दी गई हैं, तो क्या प्रशासन किस पर भी मुस्तैदी देखी जाएगी? अब देखिए यार, डीएम शायद बात करेंगे जो बीएसए और जो है डीवास से, लेकिन जो है अब लग नहीं रहा, क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं उनकी छुट्टियां ज़्यादा हो जाने से दिक्कत होती है, उनका कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ये शायद बैठक आज बुला करके पूछें, लेकिन उम्मीद कम दिख रही, क्योंकि प्रशासन जो है तक स्कूल वालों को दबाव भी आ जाता है, अपना निर्णय जल्दी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले पड़े हुए हैं कि हमारा कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा, एग्जाम बहुत जल्दी हैं। लेकिन छोटे बच्चों की वजह से स्कूल बंद करने चाहिए, ये हमारा भी मानना है, क्योंकि अभिभावक भी चाहते हैं स्कूल 1-2 दिन भी बंद हो, ठंड ज़्यादा है और मंडे से स्कूल खुलते तब बेहतर होता, ये माना जा रहा था। जी,
टीएन मिश्रा जी, एक बड़े राज्य की राजधानी है लखनऊ, वहां पर प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं रैन बसेरों को लेकर, क्योंकि बहुत से गरीब जरूरतमंद इस ठंड में परेशान होते हैं, तो क्या रैन बसेरा वहां पर बनाया गया है? अलाव के सहारा लेके सहारा के लिए अलग अलग जगह पर तैयारियां की गई हैं। लखनऊ की तस्वीरें इन मामलों को लेकर क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, अभी खुशबू लगातार क्या है, लखनऊ में जो राजधानी है, तो यहाँ पे चाहे नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा हो, चाहे मेयर सुषमा खरकवाल हो, या जो है नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हो, ये लोग खुद जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अभी 3 दिन पहले खुद ये लोग निकली थी रात को, और कंबल जो सेना की भर्ती भी चल रही है, तो जो है अग्निवीरों की भर्ती में जो युवक आए थे उनकी संख्या हजारों में थी, तो उनको भी जो है रैन बसेरों में भेजा गया, उनको रात को खाना खिलाया गया। तो रैन बसेरों की स्थिति खुद मॉनिटर लगातार की जाती है, अधिकारी खुद जो है गश्त पे निकलते हैं, और डीएम भी निकल रहे हैं जो है। तो ये माना जा रहा है जो लोग सड़क पे होते हैं उनको लोग रैन बसेरा में ले भी जाते हैं, और करीब 200 से ज्यादा रैन बसेरे लखनऊ में संचालित किए जा रहे हैं, और तमाम सामाजिक संस्थाएं मदद कर रही हैं। और जो है बस अड्डे हैं, स्टेशन के आसपास भी रैन बसेरा बनाया गया है, ताकि जो ऐसे लोग आए तो वो रैन बसेरे में रात गुजारें, खुली जो है आसमान के नीचे न रहे, कि ताकि उनको ठंड न लगे। तो लखनऊ ये व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन अलाव जो है उतने नहीं जल पा रहे जितने जलने चाहिए, क्योंकि लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पा रहा पर्याप्त मात्रा में। कि अलाव अगर 150 पॉइंट उसके पास, तो 150 पॉइंट ही जल रहे हैं, नए पॉइंट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, न लकड़ी की जो है तादाद बढ़ाई जा रही है, कि अगर 2 कुंटल लकड़ी देनी है तो 2 ही कुंटल दी जा रही है, भले उसकी खपत हो 4 कुंटल की हो, लेकिन फिर आधी रात के बाद अलाव नहीं जल पाते हैं। ये प्रशासन की कमी जरूर है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े थे और तमाम तरीके की जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन की किस तरह से मुस्तैदी है, रैन बसेरा है या नहीं है, अलाव के सहारा यह व्यवस्था वहां पर किया गया है कि नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरिद्वार में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। चाचा राजपाल सिंह यादव का आज अस्थि विसर्जन होगा। सपा सचिव शिवपाल यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। यादव परिवार के सभी लोगों की मौजूदगी रहेगी। राजपाल यादव में 9 जनवरी को उनकी देहांत हो गई थी। मेदंता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो सपा सचिव शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। यादव परिवार के सभी लोगों की आज हरिद्वार में मौजूदगी है। बताते चले आपको कि हरिद्वार में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। सपा के सांसद भी हैं। चाचा राजपाल सिंह यादव का आज अस्थि विसर्जन होने वाला है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज नामांकन भरेंगे। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद आज नामांकन भरेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। सुबह 11 बजे नामांकन के लिए पहुंचेंगे अजीत प्रसाद। अब से कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और पार्टी कार्यकर्ता की भी मौजूदगी रहने वाली है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है और इसी ऐलान के साथ सभी पार्टियां दमखम झोंक रही हैं। और आज सपा के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, वो अब से कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीएस लाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीएस, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे अजीत प्रसाद, अब से कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान किनकी मौजूदगी रहेगी? तो अगर बात की जाए तो आज के जो नामांकन है वो अवधेश प्रसाद के लड़के, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके लड़के हैं अजीत प्रसाद, उनका नामांकन है। बस कुछ ही देर बाकी है। वो अपने आवास से निकल करके वो सीधा कलेक्ट्रेट आएंगे, जो वहाँ नामांकन करेंगे। उनके साथ सांसद अवधेश प्रसाद, उनके जो पिता है, और मिल्कीपुर के जो तमाम नेता हैं, या बात की जाए जो विधायक रहे हैं अपना, और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो तमाम नेता, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे जो आनंद सेन हो, चाहे पवन पांडे हो, ये सब तमाम नेता उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। और वहां से निकल करके सीधा वो कलेक्ट्रेट आएंगे। और वहां से निकल के जो ग्राम सभा बखौली है, वहाँ जो 2 बजे सभा के लिए रखा गया एक जनसभा होगी। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, वो अपने ताकत का एहसास कराएंगे। और वहीं भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दे करके चुनाव जो है वो रोमांचक और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि
पार्टी चुनाव होगा और ये दोनों ही पार्टियों में टक्कर है, बड़ी जोरदार की टक्कर होगी। जी कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरे को टिकट मिलेगा, मगर बीजेपी ने बड़ा अच्छा कार्ड खेला और बैकवर्ड कार्ड खेल करके, क्योंकि मायावती की जो पार्टी है वो उपचुनाव जो हुए थे उसमें एक सीट न मिलने से मायावती ने कहा था कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है जी उससे कयास लगाया जा रहा है कि कौन आता है चुनाव के मैदान में। कुछ भी हो, मगर ये दोनों पार्टियों में ही जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पारसी वीएस पारसी ये चुनाव देखने को रोमांचक हो चला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज अजीत प्रसाद आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इसी उपचुनाव को लेकर अब से कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। उम्मीदवार उनको घोषित किया गया है। मिल्कीपुर सीट से सपा की ओर से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मेरठ हॉस्पिटल की 6 डॉक्टर्स पर किडनी निकालने का गंभीर आरोप लगा है। बड़ी जानकारी, सभी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 5 साल बाद अल्ट्रासाउंड कराने पर खुलासा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर नरसेना थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम समेत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो मानवता का संसार कर देने वाला एक ये मामला सामने आ गया है। डॉक्टर जो भगवान कहे जाते हैं उन पर ये गंभीर आरोप है। मेरठ हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स पर किडनी निकालने का ये गंभीर आरोप लगा है। सभी डॉक्टर्स पर हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। बड़ी जानकारी, कुंभ में अगले हफ्ते हो सकती है कैबिनेट की बैठक। योगी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। सीएम योगी मेला क्षेत्र में 21 जनवरी को बैठक करते हुए नजर आएंगे। प्रशासन ने संभावित तरीकों के हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। प्रयागराज समेत प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। कुंभ में अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक हो सकती है। 20 या 21 जनवरी को ये योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। प्रशासन ने संभावित तरीकों के हिसाब से शुरू तैयारियां कर दी है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, महाकुंभ में आने वालों से अधिक किराया के लिए जाने पर जुर्माना भी होगा। श्रद्धालुओं को निर्धारित रेट पर ऑटो और ई रिक्शा मिलेगा। अगर कोई ज्यादा पैसा वसूलता है तो उस पर एक्शन भी होगा। परिवहन विभाग ने ये किराया की सूची भी जारी कर दी है। निर्धारित किराए से अधिक किराया लेने पर जुर्माना होगा। आरटीओ प्रवर्तन संजीव गुप्ता ने यह निर्देश जारी किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा। बड़ी खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।